सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं हमारी जो क्लास 11th अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही थी उसका कंटिन्यूएशन। हमने लास्ट क्लास तक सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2 का हमने परचेज बुक कर ली थी, सेल्स बुक कर ली थी, फिर हमने परचेज रिटर्न बुक कर ली थी, हमने सेल्स रिटर्न बुक कर ली थी। आज हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, दैट इज जनरल प्रॉपर, कि जनरल प्रॉपर कैसे बनती है। सो दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। सो आज की क्लास में हम इसको खत्म करेंगे और साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो जनरल प्रॉपर क्या होती है, स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से। तो देखो, हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, एक जनरल ना बना के बहुत सारी स्पेशल पर्पस बुक्स बना देते हैं और जो भी ट्रांजेक्शन उनसे रिलेटेड होती है वहां लिखते चले जाते हैं। हमने बहुत सारी बुक्स बनाई, जैसे कैश बुक बनाई, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो इन पांचों बुक्स की कहानी क्या थी कि कैश बुक में सारी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाएंगी, परचेजेस बुक में सारी उधार की परचेजेस जाएंगी, सेल्स बुक में सारी उधार की सेल्स जाएंगी, परचेज रिटर्न में सारी उधार का परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न में जो उधार का सेल्स रिटर्न वो आएगा। तो रह गई कुछ ट्रांजेक्शंस, तो इसके बाद भी कुछ ट्रांजेक्शंस रह गई, तो वो मिसलेनियस ट्रांजेक्शंस रह जाती है। उन सबको हम कहा लिख देते हैं, जनरल प्रॉपर के अंदर। और जनरल प्रॉपर का एक और नाम भी होता है, एक और नाम भी होता है, दैट इज जनरल जनरल जनरल। तो बाकी जो भी ट्रांजेक्शन्स रह गई मेरी, जो किसी भी बुक में नहीं आई, किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आई, वो कहां चली जाएगी, मेरी जनरल प्रॉपर में चली जाएगी, दैट इज जनरल जनरल में चली जाएगी। ठीक है, तो आज हम वो बनाएंगे। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये एज इट इज फॉर्मेट कैसा होता है इसका, बिल्कुल जनरल के जैसा होता है। जैसे आप जनरल एंट्री करते हो कि जहां पर आपका एक कॉलम होता है डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, डेबिट क्रेडिट, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट फॉर्मेट इसका भी होता है। जैसे आप जनरल में एंट्रीज पास करते थे, एज इट इज यहां पर भी आपको एंट्रीज पास करनी है। परचेज बुक के अंदर तो आपने एक बुक एक अलग तरीके का फॉर्मेट सीखा, सेल्स बुक का अलग तरीके का फॉर्मेट सीखा, कैश बुक का अलग तरीके का फॉर्मेट सीखा, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है एज इट इज जनरल का, और एकदम जनरल एंट्री ही पास करनी है। मैं आज की क्लास में तुम्हारे को 15 एंट्रीज करवाने वाला हूं, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरे से लिख के ले लो, गारंटी है। वो 15 अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जनरल प्रॉपर के अंदर किस किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे तुम्हें करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से नोट पेन उठा लो और ये 15 की 15 एंट्रीज अच्छे से समझ लो और एक एक एंट्री को लिख लो। उसके बाद तुम जहां से मर्जी क्वेश्चन देख लेना, वो तुमसे हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ शुरू करते हैं। कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल प्रॉपर ऑफ मेसर्स आरव ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। पहले देखो, अब मैं यहाँ पे आपको मैंने नाम टाइप भी लिख दी, क्या क्या तरीकों की एंट्रीज पूछते हैं वो। एक तो वो आपसे पूछ सकता है ओपनिंग एंट्री, एक आपसे पूछ सकता है वो एडजस्टमेंट एंट्री, तीन और तरीके की होती है, दैट इज हमारे पास रेक्टिफिकेशन का एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, या फिर मिसलेनियस एंट्री। तो टोटल 5 तरीके की एंट्रीज वो पूछेगा। मैं हर तरीके की ट्रांजेक्शन तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हैं, हमने जब जनरल बनाई थी तब भी हमने सीखा था, यानी कि तब हमने नहीं सीखा था, तब भी सीखा था, अब भी कर लेते हैं। ओपनिंग एंट्री में सारी एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट, बात ही खत्म है ना। तो यहाँ क्या है मेरे पास, 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। तो ये मेरा जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट तैयार है। यहाँ पे हम डेट लिखते हैं 2024 अप्रैल 1। क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ सर, हमारे को ये सारी चीजें मिली। क्या क्या है इसके अंदर, कैश 50,000, फर्नीचर 30,000, स्टॉक 60,000, क्रेडिटर्स 25,000, कैपिटल टू बी असर्टेड, कैपिटल निकालनी है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगा, है ना, कि टोटल एसेट्स में से जो लायबिलिटीज दे रही है माइनस कर दो, वो सारा मालिक का पैसा लगा होगा। तो हम देखते हैं क्या क्या एसेट्स हैं। तो मेरे पास कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है। मैं लिखता हूं, जितनी भी एसेट्स होंगी उनके अकाउंट को डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या है मेरे पास, और मेरे पास लाइबिलिटी है, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट। तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहां पे आप लिख दोगे ओपनिंग जनरल एंट्री, जो जो भी अमाउंट हम लिखे। तो मुझे दिखता है भैया कैश कितने का, 50,000, 30,000, 60,000। तो 50,000 का कैश है, 30,000 का स्टॉक है, 50,000, 30,000, 60,000, 50,000, 30,000, 60,000। ठीक है, तो मुझे क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं, क्रेडिटर्स कहता है 25,000 के हैं, तो 25,000 के क्रेडिटर्स लिख देते हैं, 25,000 के।
कैपिटल अकाउंट क्या होगा मेरा, बैलेंसिंग फिगर होगा। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। डेबिट का बैलेंस है 60, 30, 90 और 1 40। 1 40 में से 25,000 गए तो कितना आ जाएगा, 1,15,000। तो मेरी कैपिटल आ जाएगी 1,15,000। बात समझ आई। ओपनिंग जनरल एंट्री पास कर लोगे। ये मैंने तुम्हें वहां पे जनरल के चैप्टर में भी करवाई थी, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब कहता है ये सारी एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री ईयर एंड पे होती है, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट एंट्रीज ईयर एंड पे होती है। अदरवाइज डेट दे रही हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रही तो ईयर एंड आप मान के चल लोगे 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 को हम एंट्रीज करेंगे। 2025 मार्च 31। देखते हैं जल्दी से एंट्रीज क्या है। पहली एंट्री मुझे बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। इनके जनरल एंट्रीज मैंने तुम्हें सिखाई हुई है। क्या करना होता है यहाँ पे, सारी वही है, एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, वो सारी चीजें हैं। तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, समझना। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सैलरी देना रहता है, तो मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो इस साल का खर्चा भी है। तो इसके अंदर दो खाते इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से दो खाते इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से? एक तो सैलरी। सैलरी क्यों सर? क्योंकि इस साल का खर्चा है, देना रहता है, तो इस साल का खर्चा बढ़ाओगे, डेबिट हो जाएगा। और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनेगा, जो कि तुम्हारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, सैलरी को डेबिट क्यों करा, क्योंकि सर इस साल का खर्चा है, तो इस साल के खर्चे को आपने बढ़ाया। इस साल का खर्चा पे नहीं करा कोई बात नहीं, लेकिन है तो इस साल का खर्चा, तो हम इस साल के खर्चे को बढ़ा देते हैं सैलरी अकाउंट को डेबिट करके। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट इसलिए करते हैं कि मेरी लाइबिलिटी बन गई है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी डन हो गई। सिमिलरली दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिर कहते हैं इंश्योरेंस प्रीपेड 5,000। अगर तो ये तुम जनरल में क्वेश्चन देखते, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का होता, तब एंट्री पता है क्या होती, इंश्योरेंस प्रीपेड 5,000 की एंट्री होती, कैश चला जाता और प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो जाता। आप एंट्री करते प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री करते, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन होता। लेकिन वो फिलहाल आपसे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा खातों में, कि मतलब ये होता है कि हमें साल के एंड में पता चला इंश्योरेंस हमने पहले से ही पे कर दिया था, इंश्योरेंस हमने पहले से ही पे कर दिया था, हमें पता चला कि उसके अंदर 5,000 प्रीपेड है। दोनों बातों में फर्क है। पिछली बात क्या बोली मैंने, इंश्योरेंस प्रीपेड 5,000 की, मतलब अभी मैंने प्रीपे करा 5,000, तो एंट्री करूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश अकाउंट। लेकिन इसका क्या मतलब है, जब एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर दिया हो तो इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस जो तुम पहले से पे कर चुके हो उसके अंदर 5,000 प्रीपेड था। जो तुम पहले से पे कर चुके हो उसके अंदर 5,000 प्रीपेड था। तो मतलब अभी तुम कोई कैश पे नहीं कर रहे हो, अभी तुम कोई कैश पे नहीं कर रहे हो। तो खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा होगा, एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस का होगा, कि तुम्हें पता चला कि प्रीपेड है मेरा कुछ इंश्योरेंस, तो वो मेरी क्या बन गई, एसेट बन गई। एसेट बन गई तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। प्लस दूसरी एंट्री क्या करोगे, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा। वैसे तो कैश का होता कि तुमने अभी पे किया होता, तो लेकिन तुमने अभी पे नहीं करा, जो पहले से पे कर चुके उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उस खर्चे को रिड्यूस कर दोगे, उस खर्चे को रिड्यूस कर दोगे। तो इंश्योरेंस के नाम पे आपने इसको डेबिट करा होगा, इंश्योरेंस को हम रिड्यूस कर देंगे। खर्चा रिड्यूस करेंगे तो क्रेडिट होगा, खर्चा रिड्यूस करेंगे तो क्रेडिट होगा। ध्यान से सुनो, समझो कि अब इंश्योरेंस को हमने, मैं एंड लिख देता हूँ, इंश्योरेंस को मैंने रिड्यूस क्यों करा, क्योंकि मैं कहता हूँ जो मैंने खर्चा पहले लिखा हुआ है ना वो ज्यादा है। 5,000 तो उसमें से प्रीपेड था, तो खर्चे को कम कर दो कि इस साल का खर्चा कम है। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने इस साल 1 लाख खर्चा कर दिया, जिसमें से पता चलता है कि 10,000 तो अगले साल से रिलेटेड है, तो मैं इस साल का 10,000 खर्चा रिड्यूस करूंगा ना, तो मैं वही कर रहा हूँ, इंश्योरेंस इस साल का रिड्यूस कर रहा हूं। तो एंट्री क्या बनी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो भी होगा आप अमाउंट्स लिख सकते हो वहीं से देख के। अगले एंट्री देखते हैं, ये जरूरी है समझना, इसी के तरीके की एक और एंट्री भी है ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन दूर होते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000, फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 3,000 से। इस एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हो और इस एंट्री को आप ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हो, इसको भी आप ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हो, इन दोनों को ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं, कि हम इनको ना खातों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक्चुअली में।
तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता, तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि ट्रांसफर एंट्री क्या है, तुमसे सिर्फ एंट्रीज पूछेंगे वो। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे सेम जनरल वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बात ही खत्म। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सिंपल सी बात है, जितना डेप्रिसिएशन हो उतना लगा देना। क्वेश्चन ने बोला आपको 3000 का, आप 3000 अमाउंट लिख देना, सिंपल है। तो कुल मिला के जो जनरल में ट्रीटमेंट करते हो वही डिट्टो ट्रीटमेंट करना ओपनिंग एंट्री का, सिर्फ ट्रीटमेंट बदलेगा किसका, इनका, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीपेड या एडवांस रेंट, मैं दोनों लिख कर आया हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसका बदलेगा या एडवांस इनकम हो उसका बदलेगा, दैट इज लास्ट नंबर में भी हम करेंगे। सिर्फ इन दोनों का ट्रीटमेंट वो नहीं होगा जो जनरल एंट्रीज में करा, बाकी सबका वही होगा, तो आप याद भी रख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 लाख, इसका अभी ये 10 लाख लिख दिया गलती से, चलो 10 लाख लिख देते हैं। तो भैया 10 लाख क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट अभी मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, समझा नहीं रहा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लास्ट में सीखते हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो अभी वो हम सीखते ही नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी आपको सिखाना भी नहीं चाह रहा हूं, सिर्फ आप याद रख सकते हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आता है, तो इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी के लिए सिर्फ याद रख लो, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है इसीलिए डेबिट हो जाती है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में दिखती है, ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज आती है जो आप लास्ट में सीखने वाले हो, जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 11th अकाउंटेंसी का, ठीक है, इसीलिए अभी मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं लगा रहा। आगे देखते हैं, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000, लोन ऑफ 80,000 एट द रेट 10% इज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। इंटरेस्ट देना रहता है 80,000 के लोन पे 10% का, तो मतलब 8,000 का इंटरेस्ट देना रहता है। कोई खर्चा करना रहता है तो क्या करते हो आप, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो खर्चा है उसका नाम कि खर्चा बढ़ गया मेरा इस साल का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, देना रहता है तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर दे दिया होता तो एंट्री क्या होती, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर वो एंट्री कहां दिखती राजा, वो एंट्री दिखती मेरी कैश बुक में। लेकिन अभी क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट होगा, दैट इज 8,000, ठीक है। तो अभी देना रहता है इसीलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट ना करके मैंने क्या करा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को करा कि मेरी लायबिलिटी बन गई। अगला देखो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 6,000, इसका मतलब क्या है कि जो तुम रेंट पहले से रिसीव कर चुके हो, जो तुम रेंट पहले से रिसीव कर चुके हो उसमें 6,000 एडवांस है, 6,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो मतलब कि वो इस साल की इनकम नहीं है, तो आपको इस साल की इनकम को रिड्यूस करना है, तो इस साल की इनकम को रिड्यूस करना है तो मतलब इस साल के रेंट रिसीव्ड को रिड्यूस करना है, इनकम को रिड्यूस करते हो तो डेबिट होता है ना। दूसरी चीज आपकी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि आपको एडवांस कोई भी इनकम होती है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है, तो एडवांस रेंट क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी मेरे पास रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट, ठीक है। जितना भी अमाउंट है 6,000 हम आई बात समझ। तो कुल मिला के एडवांस इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है, कैश अकाउंट का जिक्र नहीं करना, क्योंकि आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो। जनरल में अगर कर रहे होते तो आप कैश अकाउंट लिखते, तब आप इसकी एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, और इसकी आप करते कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ गए मेरी बात को। तो चलो अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने काफी टाइम लगा दिया अच्छे से। आगे की एंट्रीज कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। मिसलेनियस एंट्रीज देखते हैं जल्दी से। पहली एंट्री कहती है गुड्स वर्थ 8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जो तुम जनरल में ट्रीटमेंट करते हो सेम करता हो कि गुड्स वर्थ 8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स का कम होना सेल्स के अलावा किसी भी वजह से क्या होता है, परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। फ्री सैंपल बांटे तो मतलब एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नहीं है समझ कि हम गुड्स को जब भी बेचने के अलावा, सेल्स के अलावा किसी भी वजह से कम हो तो हम परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए करा तो हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। अगले में कहते हैं गुड्स वर्थ 10,000 गिवन ए चैरिटी, फिर से गुड्स रिड्यूस हुए,
वजह क्या है, चैरिटी, तो चैरिटी को डेबिट कर दोगे और परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे, चैरिटी को डेबिट कर दोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। आ रहा है ना समझ, है ना। अगला देखो जल्दी से, अगला कहते हैं गुड्स पर 6,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मालिक ले गया, तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स कम हुए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, वेरी सिंपल। अगला देखते हैं जल्दी से, अगले में कहता है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 12,000 नॉट इंश्योर्ड, 12,000 के गुड्स हमारे लॉस हो गए, तो फिर से गुड्स कम हुए तो परचेजेस क्रेडिट, और लॉस है तो डेबिट होगा, लॉस तो होते ही डेबिट है, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, हुआ। अगली एंट्री देखो जल्दी से, आगे कहता है मुझे ओल्ड फर्नीचर वर्थ 4,000 डोनेटेड टू स्कूल, डोनेट कर दिया, क्या डोनेट कर दिया आपने, अपना पुराना फर्नीचर, गुड्स नहीं डोनेट करे, तो अब परचेजेस क्रेडिट नहीं होगा, फर्नीचर क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्नीचर कब हुआ, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझते हो इस बात को, चलो, हमें बहुत आसान लगे, मिसलेनियस सेंटेंस में कुछ था ही नहीं। बात करते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, मैं आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इसलिए लिख कर लाया हूं कि आपको पता हो जनरल प्रॉपर में ट्रांजैक्शंस आती हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए मेरे पास सेपरेट चैप्टर है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो वो मेरा सेपरेट चैप्टर आएगा, वहां पे मैं तुम्हें एक बहुत इन्वेंटिव तरीके से इस चैप्टर को करना सिखा दूंगा, तो ये अभी कोई लेना देना नहीं है। आगे आ जाओ, अभी नहीं करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज। देखो क्लोजिंग एंट्रीज मैं आपको अभी करवा रहा हूं, लेकिन अगेन क्लोजिंग एंट्रीज भी आप जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे वहां पे सीख रहे होगे, लेकिन फिर भी आपको इसकी सिखा देता हूँ, क्योंकि जनरली पूछ लेते हैं, तो कहते हैं कि ट्रांजेक्शंस, सॉरी ट्रांसफर द फॉलोइंग बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट, आप ट्रेडिंग अकाउंट में इन सब बैलेंसेस को ट्रांसफर करो, तो ट्रेडिंग की डेबिट में जाते हैं खर्चे, क्रेडिट में जाती हैं इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके डेबिट में जाते हैं खर्चे, क्रेडिट में जाती हैं इनकम्स, तो मैं तुम्हें सिर्फ अंदाजा दे रहा हूं, तो एक इसको मैं बता दूं ये कहा जाएगा, तो ट्रेडिंग के डेबिट में खर्चा, परचेज गुड्स खरीदना खर्चा होता है, सेल्स इनकम होती है, वेजेस खर्चा होता है, तो ये एक्सपेंस है, ये इनकम है बेटा, ये क्या है, एक्सपेंस है ना, समझते हो ना कि ये खर्चा है सर वेजेस, परचेजेस भी खर्चा है सर, सेल्स मेरी इनकम है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे खर्चे, ट्रेडिंग की डेबिट में अगर खर्चा है तो ट्रेडिंग खुद डेबिट हो रहा है, इसका मतलब, तो हम कहेंगे ट्रेडिंग की डेबिट में अगर खर्चा आया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कौन कौन सा खर्चा आ रहा है सर, परचेजेस है मेरे पास, और कौन है बेटा, और है वेजेस, आई बात समझ, ये हुआ। ट्रेडिंग की डेबिट में 1,00,000 के परचेज, 15,000 के वेजेस, तो 1,00,000 के परचेज और 15,000 के वेजेस, तो टोटल 1,15,000 हो जाएगा। अच्छा, और कहते हैं कि सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएंगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा, सेल्स, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है, 1,60,000, 1,60,000। लो जी, बोलो समझ आई बात की नहीं आई, क्लियर है कि ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होंगी, लो जी बात ही खत्म, ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश, समझ आ गया जनरल प्रॉपर, ये 15 एंट्रीज कर लोगे तो जनरल प्रॉपर कुछ मर्जी उठा के देख लेना, है ना, बुक खोलना कोई मर्जी क्वेश्चन देख लेना, आराम से कर लोगे। तो ठीक है, हमने सिलेबस भी शुरू कर दिया है वापस से, और उधर से हमारा वन शॉट सीरीज जारी है, तो बिल्कुल जुड़े रहो, सारा कुछ यहीं पे हो रहा है, 11th 12th अकाउंट सीखो, बिजनेस वन शॉट सीरीज, पूरे लेक्चर सब कुछ यही मिलेगा आपको, सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जल्दी से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां से आपका एक रूटीन बनता है रोज के रोज एमसीक्यू सोल्व करने का, हम डेली बेसिस पे वहां पे आपको एमसीक्यू शेयर करते हैं, जिससे आपका एक अच्छा रूटीन बन जाता है और एमसीक्यू की गलती कभी नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, बाय बाय।